बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो क्लास नाइन्थ का आपका जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है बच्चों, यानी कि गणित का, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि कल यानी कि 25 सितंबर 2024 को आपका मैथ का जो मिड टर्म का एग्जाम है ये होने वाला है। ठीक है, और इसकी तैयारी के लिए अब आपके पास में सिर्फ और सिर्फ आज यानी कि एक ही दिन का टाइम और बचा हुआ है, जो कि बहुत कम है आपके लिए। तो आप सभी बच्चे एक ही दिन में इतने कम से कम टाइम में अपने मैथ के मिड टर्म एग्जाम की जो तैयारी है उसको बेहतर से बेहतर कर सकें, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों आप 80 में से बहुत अच्छे मार्क्स अपने मिड टर्म में स्कोर कर सकें। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। जी हाँ बच्चों, सॉल्व करके इस पेपर को हम समझने वाले हैं। इसीलिए ये सैंपल पेपर और इस सैंपल पेपर के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है और रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि आपके कल के मिड टर्म के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखना। और ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी रहने वाली है। ठीक है, तो आ जाइए बच्चों, शुरुआत करते हैं। देखिए, पेपर की टाइमिंग जो है ये आपकी 3 घंटे की रहेगी और पेपर आपका 80 नंबर का आएगा। ओके, अब पेपर के पैटर्न को समझने के लिए आपको क्या करना है, उसके जो सामान्य निर्देश है ये पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे कि पेपर के अंदर आपके 3 सेक्शन होंगे, खंड आ, बा और सा, और पूरे पेपर के अंदर आपके 39 प्रश्न होने वाले। ठीक है, खंड आ जो है इसमें 2 छोटे छोटे खंड होंगे, खंड पहला और दूसरा। खंड पहला वाला जो होगा आपका, इसमें 16 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। कितने एमसीक्यू बच्चों? टोटल आपके 16 एमसीक्यू। ठीक है, खंड जो दूसरा होगा आ वाला, इसमें 4 केस स्टडी आधारित प्रश्न होंगे। बेसिकली 4 नंबर के जो 4 क्वेश्चन है आपके, इनमें हर एक क्वेश्चन में 4 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ओके, तो 16 एमसीक्यू ये वाले हो गए। फिर खंड बा यानी कि भाग बा आ जाता है, जिसमें वास्तविक प्रकार के 8 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब भाग 7 जो है इसमें टोटल 11 प्रश्न है, जिसमें 2 नंबर के भी प्रश्न है, 3 अंक के भी प्रश्न है और 4 अंकों के भी प्रश्न है। ओके, पेपर के अंदर क्वेश्चन जो है इसमें आपको आंतरिक विकल्प भी देखने को मिलेंगे। पेपर में आप जो कैलकुलेटर है इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, इस चीज का जरूर से ध्यान रखें। ठीक है, अब सुनो, ये वीडियो हमारी पार्ट 1 की वीडियो है, जिसमें हम खंड आ जो है इसको पूरा समझ लेंगे। बाकी खंड बा हो गया, सा हो गया, इससे आपको मैं पार्ट 2 में समझाऊंगा बच्चों। और पार्ट 2 की वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में दे दिया जाएगा, तो जरूर से देख लेना। ठीक है, अब देखो इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से देख लीजिए, पेपर के अंदर 39 क्वेश्चन होंगे। 3 पार्ट में पेपर डिवाइड है, ए बी एंड सी। पार्ट ए के अंदर 2 सब सेक्शन है, ए मतलब फर्स्ट एंड सेकंड। सेक्शन फर्स्ट जो है इसमें 16 एमसीक्यू होंगे 1 मार्क्स के। सेक्शन सेकंड जो है इसमें 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। फिर पार्ट बी आ जाता है, जिसमें 8 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। फिर पार्ट सी आ जाता है, जिसमें 11 क्वेश्चंस होंगे, 2 नंबर के भी, 3 नंबर के भी, 4 नंबर के भी। आप कैलकुलेटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो पेपर का पैटर्न आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन पेपर की तरफ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज के इस पेपर का जो हमारा सबसे पहला भाग है, भाग आ, इंग्लिश में पार्ट ए कह सकते हैं। इसका जो खंड पहला वाला है, सेक्शन पहला, वो यहाँ से शुरू हो गया है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन है इसके अंतर्गत, जिसमें 1 से 16 तक ये हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक एक नंबर के। ठीक है, यानी कि 1 से 16 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर, तो पहले हम 2 त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, ए बी सी। ओके, नाम हमेशा देखो यहां से चलता है, ए बी सी। और एक हमारा दूसरा त्रिभुज यहाँ पे आ जाता है पी क्यू आर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, त्रिभुज में ए बी बराबर है क्यू आर के। ठीक है, तो ये जो ए बी है ये बराबर है बच्चों क्यू आर के। ठीक है, और बी सी बराबर है पी आर के। तो ये जो बी सी है
ये इज इक्वल टू है पी आर के, ठीक है। और सी ए बराबर है पी क्यू, ठीक है। तो सी ए बराबर हो जाएगा पी क्यू, तो सी ए बराबर पी और क्यू, ठीक है। तब ये किस तरीके से इसकी जो कोटेशन है वो यहाँ पे आएगी, तो कोटेशन के बारे में आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, फटाफट से सोचिए इसमें से कौन सा आपका एकदम सही आंसर बैठेगा, सोचो फटाफट से। तो इसमें क्या होगा, इसमें त्रिभुज सी बी ए, ठीक है ना, त्रिभुज सी बी ए, इस प्रकार से त्रिभुज पी आर क्यू, ठीक है ना, पी आर क्यू, इस प्रकार से ये बनेगा। तो ऑप्शन आपका जो बी वाला है ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, पूछा गया है एक संख्या अपरिमेय होती है यदि उसका दशमलव निरूपण हो, ठीक है। तो अ नंबर इज इरेशनल इफ इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज, तो वो कब होगी, दशमलव निरूपण होगा उसका जब वो अशांत अनावर्ती होती है। कैसी होती है, अशांत अनावर्ती, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद इसमें अथवा भी दिया गया है, देखो क्या कहा गया है, इनमें से क्या डैश के हर को एक परिमेय संख्या में बदलने का सही तरीका है, ठीक है। तो एक संख्या दी गई है 15/√13 प्लस में √20, तो इसमें जो हर है इसको एक परिमेय संख्या में बदलने का सही तरीका कौन सा है, ठीक है। तो फटाफट से सोचो बच्चों कौन सा सही तरीका है इसका। तो सही तरीका जो है ना वो आपका ए वाला है। कैसे, पहले तो हमारी जो संख्या है, ठीक है, 15/√63 प्लस में √20, तो इसको जब हम इसके हर को एक परिमेय संख्या में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, ब्रैकेट डालेंगे पहले तो, फिर ठीक है, फिर 3 रूट में 7 आ जाएगा, -2 √5 आ जाएगा ये वाला, फिर इसके बटे में 3 √7 -2 √5, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ए वाला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया है कि एक विद्यार्थी ने कुछ गांव की जो जनसंख्या है इसको निम्न अनुसार दर्ज किया, ठीक है। एक विद्यार्थी है, उसने टोटल जो है ना इन 5 गांवों का निरीक्षण किया और इनमें जो जनसंख्या है ए गांव में 450, बी में 700, सी में 550, डी में 350, ई में 950, ये जनसंख्या बताई। अब इन जनसंख्या को उस विद्यार्थी ने एक ग्राफ में भी दर्शाया, ठीक है। तो इधर विलेज हो गए हमारे 5 और इधर जो है वो पॉपुलेशन हो गई। अब इसमें से हमें ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना y अक्ष पर प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये जो y अक्ष है इस पर कौन सा पैमाना प्रयोग किया गया है, फटाफट से बताओ कौन सा पैमाना है इसमें। तो सिंपल सी बात है, यहां पर एक इकाई यानी कि यूनिट 100 लोग पीपल, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक इकाई को 100 लोग के बराबर उपयोग किया गया है, ठीक है। तो y अक्ष पे ये पैमाना, ये जो पैमाना है ना आपका ये वाला, ये क्या दर्शाता है, एक इकाई जो है ना उस पे 100 लोग इसको दर्शाते हैं, ओके। अब एक इकाई यानी कि जैसे ये है ना, ये 100 लोग हो गए, इसको दर्शाते हैं। अब जैसे ये ए विलेज है, तो ए विलेज में कितने लोग थे, ए विलेज में 450 लोग हैं, तो लाइनें कितनी हो गई, 1 2 3 4 और आधी ये, तो ये 450 हो गया, ठीक है ना। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना ये क्या है, ये एक यूनिट पे 100 लोगों को दर्शाता है, ठीक है। तो ये y अक्ष का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, बस हो गया आंसर, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या कहता है कि दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। तो आपको देखिए यहाँ पे ट्रायंगल दिया गया है एक, ठीक है, कोण दिया गया बेसिकली। तो पहला कोण जो है ये हमारा 120 आ जाता है और दूसरा यहाँ पे x + 10 आ जाता है। तो हमें ये जो x का मान है ये निकालना है, ओके। तो फटाफट से सोचो बच्चों x का मान जो है वो क्या निकलेगा, फटाफट सोचिए। ये जो x का आपका कोण बन रहा है ये वाला, इसका मान क्या निकलेगा, सोचो फटाफट से, सॉल्व करो इसको। आंसर होगा इसका 115, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से पढ़ना बच्चों, थोड़ा कंफ्यूजन वाला होगा, देखना, ठीक है। देखो हरीश दर्शाए अनुसार कोण ए और बी बनाते हुए 2 तिनके रखता है, ठीक है। तो हरीश ने क्या किया, इस प्रकार का कोण बनाया, इसमें 2 तिनके रखे ए और बी। तिनका एन को इस प्रकार से वो घुमाता है कि जो तिनका बी है इसका मान ए से 3 गुना हो जाता है। तो ए का मान कैसे बदला, तो ए का मान बेसिकली कैसे बदलेगा बच्चों, क्योंकि ए का मान जो है ना वो 2b से कम हो जाता है
द वैल्यू ऑफ ए बिकम्स लेस देन 2b, दैट्स वाई b का मान a से 3 गुना हो जाएगा, तो a का मान ऐसे बदलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा प्रश्न है। 7 और 11 के बीच कुछ अपरिमेय संख्याओं को m/6 के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, किससे? 7 और 11 के बीच में जो अपरिमेय संख्याएं हैं इनको m/6 के रूप में व्यक्त किया गया। ठीक है, m जो है ये एक प्राकृतिक संख्याओं के समूह से संबंधित है। ठीक है, m जो है जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, इसके संबंध में है। तो आपको कौन सा कथन इनमें से इसके बारे में सही लगता है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही होगा? m के सभी संभावित मान जो हैं वो 42 से 66 के बीच होने वाले। ठीक है, m के जितने भी संभावित मान हैं वो 42 से 46 के बीच आएंगे। ठीक है, कितने? 42 से 46। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, पता चल जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट है। देखिए वैसे तो मैं आपको सॉल्व करके भी समझाता, लेकिन हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम 5 मिनट का टाइम लगेगा, तो आपकी वीडियो कम से कम फिर 3 से 4 घंटे की बन जाएगी, है ना। तो इसीलिए मैं सीधा डायरेक्ट आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझा के और आंसर समझा देता हूँ। ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। संख्या रेखा पर √7 को निरूपित करने के लिए रिद्धिकाकार किया गया है। संख्या रेखा में जो ओडी है, ठीक है, देखो ये संख्या रेखा है, इस पे √7 इंडिकेट किया गया है। अब संख्या रेखा ओडी को त्रिज्या के रूप में प्रयोग करके चाप DQ खींचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओडी है इसको त्रिज्या के रूप में लिया गया है, इस लाइन को। ठीक है, और फिर चाप खींचा जाता है DQ। तो चाप जो है ये यहाँ पे देखो ये खींची जा रही है D और Q। रिद्धि के काम को देखकर टीना और अजय ने निम्नलिखित बातें कही। अब रिद्धि के काम को देखकर टीना ने कुछ कहा और अजय ने कुछ कहा। टीना ने कहा कि OA 5 इकाई, AB बराबर BD 1 इकाई है, यानी कि जो O और A है, ठीक है, ये O और A ये बेसिकली है 5 इकाई टीना के अनुसार। ठीक है, और AB और BD, AB ओके और ये BD इन दोनों की 1-1 इकाई है। ध्यान से समझते चलना। ठीक है, अजय कहता है OB √26 और AB 1 इकाई है। तो OB जो है ये वाला O और B, ठीक है, कहाँ गया? ये रहा O और B, ये कितना है? ये है बच्चों √26 और AB ये 1 है। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, कौन यहाँ पे सही बात कह रहा है? टीना सही बात कह रही है या फिर अजय सही बात कह रहा है? ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो टीना है ये बिल्कुल सही बात कह रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि OA जो है ये 5 इकाई बिल्कुल सही है और AB और BD 1 इकाई, ये दोनों भी सही है, लेकिन अजय जो है ये गलत कहता है। ठीक है, तो केवल टीना जो है ये बात सही कह रही है। ओके, तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है बच्चों। इसमें पूछा गया है इस रैखिक समीकरण का हल x = 1 और y = -1 है। तो यहाँ पे 4 आपके रैखिक समीकरण दिए गए, इनमें से किस रैखिक समीकरण को हल करने के बाद हमें ये वाला आंसर प्राप्त होगा? तो फटाफट से सोचो किस रैखिक समीकरण की यहाँ पे बात हो रही है। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वेल, आंसर है आपका इसका B। जब हम x - y = 2 जो है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर x = 1 और y = -1 निकल आएगा। ठीक है, अब इसी का अथवा वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। एक रैखिक समीकरण हमें दिया गया बच्चों 5 ब्रैकेट में 2y - 4 प्लस में 3x - 4y - 7। तो इसमें 0 है, तो इसमें y का गुणांक क्या होगा? तो ये जो y आपने देखा 2y 4y, इसमें y का गुणांक क्या होगा? फटाफट से y के गुणांक को यहाँ पे याद कीजिए। तो y का गुणांक होगा बच्चों 6। कितना होगा? 6। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है बच्चों। समान कोटि वाले लेकिन भिन्न भुज वाले 2 बिंदु स्थित हैं। अर्थात सिंपल सा आपको क्या बताना है? द पॉइंट्स हैविंग सम ऑर्डिनेट्स बट डिफरेंट एब्सिस लाई। ठीक है, 2 बिंदु स्थित हैं समान कोटि वाले लेकिन भिन्न भुज वाले, तो वो कौन से हैं? इनमें से कौन सा राइट आंसर इसका है? फटाफट से सोचो बच्चों। 9th का क्या होगा? 9th होगा C वाला। x अक्ष के समानांतर एक रेखा पर
समान कोटि वाले लेकिन विभिन्न भुज वाले दो बिंदु स्थित हैं एक्स अक्ष पे। ठीक है। क्वेश्चन 10th, दो कोण जिनका योग 180 डिग्री है वह कहलाएंगे। तो आपको दो कोण दिए गए हैं जिनका योग 180 डिग्री है, तो सिंपल सी बात है ये दो कोण क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण। ठीक है, ऑप्शन डी। अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, यदि किसी रैखिक युग्म का एक कोण न्यून कोण हो तो दूसरा कोण क्या होगा। यानी कि यदि एक रैखिक युग्म है उसका कोण न्यून कोण है तो दूसरा जो इस रैखिक युग्म का कोण होगा वो क्या होगा, वो होगा अधिक कोण। अगर एक न्यून है, सिंपल सी बात है दो कोण है तो एक न्यून होगा और एक जो है वो अधिक कोण होगा, है ना। ये चीजें हैं। तो आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के द्वारा बनाए गए त्रिभुज को चित्र में दिखाया गया। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के द्वारा, ठीक है, जिसमें त्रिभुज TOI, ओके, एक है हमारा त्रिभुज ये रहा TOI और एक त्रिभुज है SOD। ठीक है, एक त्रिभुज है हमारा SOD। इसको सिद्ध करने के लिए क्या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है, यानी कि TOI और SOD त्रिभुज दोनों एक समान है, इसको सिद्ध करने के लिए हमें और कौन सी जानकारी चाहिए। ठीक है, तो अब हमें और कौन सी जानकारी चाहिए, तो हमें जो कोण OTI है और कोण ODI है, जो हमारा ये कोण है ना OTI का ये कोण और कोण जो ODI है, ठीक है ODI, ये जो हमारा कोण है हमें इसको ज्ञात करना है, तब जाके ये सही बनेगा। ठीक है, अब अथवा में देखिए क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है दिए गए एक त्रिभुज XYZ। ठीक है, तो XYZ यानी कि हमारा पहला वाला ये त्रिभुज है, दूसरा STU और दूसरा हमारा ये वाला त्रिभुज है STU। तो इसमें किस नियम से सर्वांग सम है, इनमें से किस नियम से ये दोनों सर्वांग सम है। तो किस नियम के द्वारा है बच्चों, तो SS, RHS, SAS या फिर इन सभी के माध्यम से। ठीक है, तो किस नियम के माध्यम से ये सर्वांग सम है, फटाफट से बताओ बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर आपसे मैं कमेंट बॉक्स में पूछता हूँ। ठीक है, देखते हैं कौन सा बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताता है कि जो त्रिभुज है XYZ और STU ये किस नियम से सर्वांग सम है यहाँ पे। ओके, फटाफट से आंसर करो, देखते हैं किस बच्चे को इसका आंसर पता है, फटाफट से आंसर करो।